सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1857 की क्रांति। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे, उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या होता है 1757 में, इसके 100 साल पहले प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में अपनी जो शक्ति और सत्ता हासिल करने की तरफ अपना जो पहला कदम बढ़ाया। ठीक इसके बाद क्या हुआ, 57 के पश्चात औपनिवेशिक शासन द्वारा जो नीतियां अपनाई गईं, उनके विरुद्ध जो असंतोष पनपा, वही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो 1857 में पनपा, ठीक 100 साल बाद। दोस्तों, ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक चेंजेस किए गए भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, उससे क्या हुआ, यहाँ के जो शासक वर्ग था, यहाँ का जो सैनिक वर्ग था, सिपाही थे, जमींदार थे, किसान थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, पंडित थे, मौलवी थे, इनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया इन सब चीज़ों ने, अंग्रेज़ों की नीतियों ने। और यही नीतियाँ, चाहे वो आर्थिक हों चाहे वो राजनीतिक हों, इन्हीं नीतियों ने धीरे धीरे क्या हुआ, जो भारत की आर्थिक जो बुनियाद थी उसको खोखला कर दिया। और इसी के फलस्वरूप जो असंतोष की भावना थी वो धीरे धीरे सुलगती रही। और 100 साल के बाद और यही भावना 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो 16 था, वो उभर के सामने आया। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, तथा साथ ही साथ कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये भारत का पहला सैनिक विद्रोह था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी उसका स्वरूप क्या था। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी उसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं था। इसका तात्पर्य है कि घटना जो घटित हुई वो अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। कई मतभेद हैं, कई वेस्टर्न इतिहासकार हैं, अंग्रेजी इतिहासकार हैं, हमारे जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, हमारे राष्ट्रीय जो इतिहासकार हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। तो इतिहास लिखने का जो खेमा है वो 3 भागों में बटा हुआ है मेनली, ठीक है। पाश्चात्य इतिहासकार, जो हमारे राष्ट्रीय इतिहासकार हैं, और तीसरा है जो मार्क्सवादी इतिहासकार। तो इन्हीं जो घटना थी इसको अलग अलग नाम दिए। किसी ने राष्ट्रीय आंदोलन दिया, किसी ने बोला बड़ी क्रांति है, किसी ने बोला ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वहीं ब्रिटिश इतिहासकारों की बात करें, उन्होंने बोला ये मामूली विद्रोह था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। किसी ने बोला ये हिंदू मुस्लिमों का मिला जुला षड्यंत्र था, किसी ने बोला ये छोटा सैनिक विद्रोह था, इत्यादि इत्यादि। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इतिहासकारों ने क्या कहा। तो बात कर लेते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों यानी कि विदेशी इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले जो L.E.R. रीज है, इन्होंने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये जो ईसाई लोग थे, खासकर जो अंग्रेज, वो मानते थे कि भारतीय लोग असभ्य हैं और ये धर्मांध हैं, ये धर्म में इतने अंधे हैं, और ईसाई धर्म जो है वो प्रबुद्ध है। इसीलिए इन्होंने माना कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ये दिखाना चाहते थे अपने कलम के माध्यम से, अपने लिखावट के माध्यम से यूरोप के बाकी तमाम तबके के लोगों को कि भारतीय जो हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान, वो ईसाइयों के खिलाफ हैं। दूसरा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। जी हाँ, T.R. होम्स ये इतिहासकार था, इसने बोला बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। ये खुद को मानते थे कि ये सभ्य समाज के लोग हैं, जबकि भारतीय लोग असभ्य हैं। कितना मनमौजी
मनगढ़ंत कहानियाँ इन्होंने पेश की इतिहासकारों ने। फिर क्या बोला कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये किसने कहा? जेम्स आउटरम और टेलर ने इसको बोला कि ये जो विद्रोह था ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम लोगों का मिला जुला षड्यंत्र था और ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। फिर क्या बोला? सैनिक विद्रोह। लॉरेंस, सीले और ट्रेविलियन और होम्स ने इसको बोला ये सैनिक विद्रोह था। अब बात कर लेते हैं भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा। भारतीय इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है आर.सी. मजूमदार का। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, आर.सी. मजूमदार ने कहा ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आज़ादी के बाद इनके मतभेद थे नेहरू से, इसी कारण इन्होंने 1857 की क्रांति को ऐसा कहा, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं इस चीज़ को। सैनिक विद्रोह, दुर्गादास और सर सैयद अहमद खां, वही सर सैयद अहमद खां जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी, इन्होंने कहा ये सैनिक विद्रोह था। फिर आते हैं भूमिका में बी.डी. सावरकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। इन्होंने ही इसको भारत की पहली क्रांति बताया। इन्होंने कहा इस क्रांति को एक व्यापक स्वरूप माना जाए। इसके बाद डिजरेली और अशोक मेहता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। विद्रोह, क्रांति नाम नहीं दिया। विद्रोह और क्रांति में काफ़ी अंतर होता है। क्रांति मतलब आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, अब विद्रोह मतलब जिसको कुचल दिया जाए। तो विद्रोह और क्रांति में यही अंतर होता है। अब बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे। तो कारणों को समझ लेते हैं। बहुत सारे कारण थे, आर्थिक थे, राजनीतिक थे, धार्मिक कारण थे, यहाँ तक कि तात्कालिक कारण भी थे जो सैनिकों के, क्योंकि ये विद्रोह सैनिकों ने शुरू किया था तो उनकी निजी मांगें थी, उनके निजी डिमांड्स थी। ठीक है, तो ये हो गए सैनिक कारण। तो सर्वप्रथम बात करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, वायसराय की पोस्ट नहीं आई थी। ये कब से कब तक रहा? ये 1848 से आपका 1856 तक रहा इसका टाइम पीरियड। ये एक नीति लाया था, हड़प नीति, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके द्वारा ऐसी नीति लाई गई कि जो यहाँ की रियासतें होती थी, देसी रियासतें होती थी, उनको ये हड़प लेता था, ब्रिटिश भारत में मिला लेता था। उस समय दो भारत थे, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासतें, जो स्वतंत्र राज्य थे लेकिन कई मायनों में वो स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी नीतियाँ जो थी वो लागू थी, चाहे वो हड़प नीति हो, चाहे वो सहायक संधि प्रणाली हो, उसको लागू कर रखा था। तो क्या होता था, अंग्रेजों ने गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया। अगर किसी राजा का कोई संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या करते थे, गोद ले लेते थे और वही गोद लिया हुआ बालक उनका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन इसने इस चीज़ को, इस प्रथा को बंद कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा असंतोष उपजा। और इसी के दरमियान, इसी कारणों से इसने संबलपुर, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध जैसे बहुत सारी रियासतों को, बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो सबसे पहला जो सतारा था, 1848 में इसने सतारा को मिलाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला राज्य कौन सा था जो हड़प नीति के तहत ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था? तो सतारा था। और यही सारे जो राज्य थे वो विद्रोह में कहीं ना कहीं शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं। वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस नीति थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, ये 1798 में सहायक संधि प्रणाली इसने शुरू करी थी। तो सबसे पहला सहायक संधि को अपनाने वाला हैदराबाद ऐसा पहला राज्य था जिसने सहायक संधि की नीति को अपनाया था। रिंग फेंस की नीति क्या थी? वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे उनके राज्यों और ब्रिटिश भारत के बीच एक ऐसा बफर जोन क्रिएट कर दिया जिससे कि तनाव की स्थिति कमज़ोर पड़ जाए। और इन्होंने क्या किया, उस राज्य को कमज़ोर करने की नीति चलाई जिससे कि आमना सामना डायरेक्ट ना हो। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम वर्तमान संदर्भ में, जैसे भारत और चीन के बीच नेपाल और भूटान की स्थिति। जो नेपाल है वो भारत और चीन के बीच बफर जोन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भारत और
चीन की सेनाएं जो हैं आमने सामने नहीं रहती, जबकि लद्दाख में क्या है, हमारी बाउंड्री जो है, भारत की जो सीमा रेखा है वो चीन की सीमा रेखा के साथ मिलती है। तो ये सारे कारण थे और इन्हीं राजनीतिक कारणों से क्या हुआ, 1857 की क्रांति उपजी। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारण भी था। दूसरा आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारणों में बहुत ज़्यादा टैक्स में वृद्धि कर दी गई, करों में वृद्धि कर दी गई, जिससे किसानों को बहुत हानि होने लगी। उद्योगों का पतन हो गया, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे उनका पतन हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें थी, जो फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें थी, वो कहाँ से आने लगी, यूरोप से भारतीय बाजार में आने लगी और इन्होंने कहीं ना कहीं भारत को एक बाजार बना लिया था। कृषि उद्योग, जो कृषि पर आधारित उद्योग थे, वो भी कमज़ोर होने लगे, अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी, मजदूर वर्गों में भी बेरोजगारी पनपने लगी। कृषक समाज हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मजदूर हो, इनमें क्या होने लग गया, बेरोजगारी आने लग गई। तो इसके कारण क्या हुआ, ये आर्थिक कारण थे जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता में असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। दूसरा सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे इन्होंने क्या किया था, 1813 में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने नीतियां बनाई, 1813 में ही बना दी थी। इससे क्या हुआ, यहाँ जो क्रिश्चियन लोग थे इनका एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ के भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए, ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, ये सारे कारण थे। दूसरा क्या था, सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। कब, 1829 में। इस समय कौन थे, विलियम बेंटिक हमारे क्या थे उस समय, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, विधवा विवाह, पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया, साथ ही साथ बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर भी अंग्रेजों ने अंकुश लगाया, जो कि पसंद नहीं आया। जो भारत के जो लोग थे, जो दकियानूसी लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे, उनको पसंद नहीं आई ये चीज़ें कि ये हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कारण थे। चौथा क्या था, सैन्य कारण था। चौथा क्या था, हमारे सैन्य कारण था, क्योंकि काफ़ी भेदभाव किया जाता था भारतीय सैनिकों में और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में। उनके रहन सहन, उनका वेतन, उनकी पदोन्नति जो होती थी, प्रमोशन, उसमें काफ़ी भेदभाव किया जाता था। और जबकि क्या होता था, 5 भारतीय सैनिकों पर एक ब्रिटिश सैनिक रखा जाता था, जो कि कहीं ना कहीं ऑफिसर रैंक पे ब्रिटिश सैनिक रखे जाते थे। कभी भी भारतीय सैनिक को पदोन्नति नहीं मिल पाती थी कि वो ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर जाए। ठीक है, तो ये कारण थे। दूसरा क्या था, क्योंकि इनके युद्ध होते रहते थे और उस समय एक प्रथा थी भारतीयों में कि अगर आप समुद्र पार जाओगे तो आप क्या हो, अछूत मान लिया जाएगा। लेकिन जो भारतीय सैनिकों को ज़बरदस्ती ले जाया जाता था समुद्र पार, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो अरब का देश हो, अफ्रीका हो, ले जाते थे भारतीय सैनिकों को, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं सैनिकों में असंतोष था। साथ ही साथ और क्या कारण थे, दाढ़ी मूछ रखने पे पाबंदियाँ थी। जो सिख सैनिक थे उनको दाढ़ी रखने पे पाबंदियाँ थी, पगड़ी बांधने पे पाबंदियाँ थी, मूछ नहीं रख सकते थे आप। तो ये सारे कारण जो थे वो सैन्य कारण थे। फिर क्या आया, 1854 में डाक अधिनियम आया, ये भी डलहौजी के टाइम पे आया था। रेलगाड़ी की शुरुआत भी डलहौजी के टाइम पे हुई। तो इसमें क्या हुआ, सैनिकों को मुक्त पत्राचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर वो कोई भी पत्र लिखते थे अपने घर पे तो उनको पहले पढ़ा जाता था, ऐसा तो नहीं ये षड्यंत्र कर रहे हों किसी राज्य के साथ। तो ये सारी चीज़ें थीं। 1856 में अवध के क्षेत्र को जब 1856 में मिलाया गया अवध को ब्रिटिश भारत में, तो वहाँ पे भी असंतोष अपना पनपा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र थे। यूपी बिहार के सैनिक ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि वर्चस्व ही अंग्रेज़ों का उत्तर भारत में अधिक था। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगीं। वहाँ पे जमींदारी प्रथा ख़त्म कर दी। कहीं ना कहीं अवध का क्षेत्र था, राजा का शासन था, लेकिन सैनिक जो थे ज़्यादातर अवध के थे, तो उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगीं। तो ये चीज़ें, भावनाएं धीरे धीरे पनपने लगीं, क्योंकि अवध ही उस समय उनका देश हुआ करता था एक तरह से। आज भी हम में कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता की भावना होती है, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में क्षेत्रीयता की भावना सही है, हर किसी को अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होता है। तो जब अवध के क्षेत्र को मिला लिया तो उनको अच्छा नहीं लगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ, सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, विद्रोह उत्पन्न हुआ। और ये कारण 1857 की क्रांति के रूप में निकल के सामने आया।
फिर तात्कालिक कारण क्या थे, अपना 5वां कारण अगर मान लें, तात्कालिक कारण क्या थे, उस समय क्या हुआ, बंदूक चलती थी, ब्राउन बेस नामक बंदूक थी, जिसको रिप्लेस कर दिया गया एनफील्ड राइफल से। कब? 1856 में। तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे उन पे क्या हुआ, चर्बी लगी रहती थी। चर्बी इसलिए लगी रहती थी कि कारतूस में नमी ना पैदा हो। चर्बी क्या करती है, नमी को रोकती है। तो ये अफवाह फैल गई कि जो चर्बी है, कारतूसों में जो लगी चर्बी है, वो गाय और सुअर की चर्बी है, जिससे ज़्यादातर जो सैनिक थे वो हिंदू और मुसलमान ही हुआ करते थे। तो उन्होंने समझा कि ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर क्या हुआ, 1857 की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत दोस्तों होती है जनवरी 1857 में। ठीक है, जनवरी में। कहाँ पे? दमदम क्षेत्र में सैनिकों में एक खबर फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल में चर्बीदार जो कारतूस है इनका प्रयोग हो रहा है। फिर क्या हुआ, फरवरी 1857 में, क्रोनोलॉजी समझते जाइए। ठीक है, बंगाल के बहरामपुर में ही, ये भी कलकत्ता के पास है, ठीक है, के क्षेत्र में ये खबर फैल गई। फिर 29 मार्च 1857 को ये खबर फैलती है बैरकपुर छावनी, ये भी कहाँ पे? बंगाल में ही है। ठीक है, बैरकपुर छावनी में जो 34वीं इन्फेंट्री थी उसके सिपाही कौन थे? मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, चर्बीदार कारतूस के प्रयोग को इनकार कर दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट वाघ और सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी गोली मारकर। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फांसी देने से क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया, और ये आक्रोश इतना बढ़ गया, ये पूरे उत्तर भारत में आक्रोश बढ़ गया। और इसी से क्या हुआ, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्रांति की पहली शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, भारतीय सैनिक यहाँ पे रेजिमेंट में क्या करते हैं, जो शस्त्रागार था उस पर आक्रमण करते हैं, हथियारों को लूटते हैं, युद्ध सामग्री लूटते हैं, और वहाँ पे जो बंद सिपाही थे जो विद्रोह कर रहे थे उनको आज़ाद करवाते हैं और दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं 10 मई को। इसीलिए 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1857 की शुरुआत, जो क्रांति की शुरुआत हुई वो कब हुई? 10 मई 1857 को। इसके बाद 11 मई को ये पहुँचते हैं मेरठ, ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। ठीक है, 80 किलोमीटर है। आज भी अगर जाओ आप गाड़ी से 1-2 घंटे लगते हैं। तो ये 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। तो उस समय क्या किया इन्होंने, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और उस समय मुगल बादशाह जो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते थे, वो एक तरह से क्या था, पेंशन याफ्ता था, पेंशन मिल रही थी, वो नाम मात्र का ही शासक था। इन सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। चूंकि बहादुर शाह जफर बूढ़ा राजा था, 80 साल उम्र थी, लगभग 80 साल उम्र थी, इसीलिए जो बहादुर शाह जफर का सेनापति था वक्त खां को नेतृत्व सौंपा गया कि आप हमारा नेतृत्व करो। तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे? वक्त खां। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुए। ये एक ऑर्गेनाइज ढंग से विद्रोह नहीं हो रहे थे, ये अलग अलग क्षेत्र में हो रहे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता कौन था, जो विद्रोही लोग थे उनका नायक कौन था और किसने दमन किया। तो दिल्ली में हमारे कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन थे, वक्त खां। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल थी, ध्यान रखिएगा। अवध की नवाब की क्या थी, बेगम थी। तो बेगम हजरत महल थी क्योंकि इनका जो पुत्र था वो वजीर कद्र, वो छोटा था। तो इसको दबाया किसने, कैंपबेल ने। दिल्ली का विद्रोह किसने दबाया, निकोलसन और हडसन ने। ठीक है, निकोलसन और हडसन, याद रखिएगा, सन आ रहा है। ठीक है, कानपुर में कौन थे, नाना साहब, जिनको धोंधू पंथ भी कहा जाता है। इनका नाम, वास्तविक नाम धोंधू पंथ था।
और इसको किसने दबाया? कैंपबेल ने। तो लखनऊ और कानपुर पास में है, तो याद रखिएगा कैंपबेल, ठीक है। ग्वालियर में विद्रोह हुआ, यहाँ पे विद्रोहकर्ता कौन थे? तात्या टोपे थे, और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बनता है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है, या धोंदू पंत किसका नाम है? तो नाना साहब का है, और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का है। फिर आते हैं रानी झांसी। झांसी में जो विद्रोह की कमान किसने संभाली? रानी लक्ष्मीबाई जी ने, ठीक है। और इसका जो दमन करता था वो कौन था? सर ह्यूरोज, ठीक है। याद रखिए, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है कि झांसी के विद्रोह को किसने दबाया, या झांसी की जो विद्रोहियोयों की जो नायक थी, नायिका थी, वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई ने। अभी बहुत समय पहले, 1-2 साल पहले मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, तो इनका जो वास्तविक नाम था, इनका उपनाम भी यही था, मणिकर्णिका, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। बिहार में जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जगदीशपुर जगह है, पटना और जगदीशपुर, यहाँ पे कौन थे? वहाँ के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, और पीर अली। पीर अली कहाँ का विद्रोह कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे पटना में, और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह। और इसको किसने दबाया? विलियम टेलर ने। इतना नहीं पूछा जाता है। इलाहाबाद में बात कर लेते हैं, लियाकत अली, और इसको किसने दबाया? जनरल नील ने। बरेली की बात कर लेते हैं, रायबरेली नहीं दोस्तों, याद रखना, ये बरेली, रामपुर बरेली वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ खान बहादुर खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको किसने दबाया? कैंपबेल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी स्पेशल की जीके पढ़ेंगे या यूपी के एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, मथुरा में देवीलाल थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो कोटा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या थे? जयदयाल और हरदयाल, 2 भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये नेतृत्व हो रहा था, क्रांतियाँ हो रही थी, अलग अलग जगह अलग अलग नायक थे, लेकिन फिर भी ये विद्रोह असफल हो जाता है। तो इसके क्या कारण थे कि ये विद्रोह असफल हो गया, ठीक है। तो पहला कारण था सीमित क्षेत्र। चूंकि ये सीमित क्षेत्र में हुआ, उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ ही क्षेत्रों में था, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से अछूता था, राजस्थान में देसी रियासतें थी, मध्य प्रदेश जो मध्य भारत था वहाँ भी कुछ ही रियासतें थी, क्योंकि ज़्यादातर जो राजा थे मिले हुए थे। दक्षिण भारत में इसकी स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में इस क्रांति में ज़्यादा भाग नहीं लिया, और गुजरात राजस्थान के जो बहुत बड़े क्षेत्र थे और महाराष्ट्र में भी इस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये दिल्ली से लेकर बिहार बंगाल तक ही चलता रहा, ठीक है, ज़्यादातर उत्तर भारत में। तो ये इसका जो क्षेत्र था बहुत सीमित था, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें, नेतृत्व का अभाव, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की कमी थी। उस समय ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जो इस पूरे विद्रोह को एक साथ जोड़कर रख पाए, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, ठीक है। राष्ट्रीय नेतृत्व तब देखने को मिला था जब सैनिकों ने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, परंतु उस विद्रोह को तुरंत ही दबा दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा दिल्ली पर पहले कब्जा करते हैं, बाकी जगह तो देख लेंगे। अंग्रेज बहुत चालाक थे। तो ये सारे कारण थे। तीसरा कारण क्या था? सीमित संसाधन। जितने संसाधन अंग्रेजों के पास थे, जितने संसाधनों पर उनका कब्जा था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, पैसा था, वो सारी चीज़ें इन विद्रोहियों के पास नहीं थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर छोटे रजवाड़े, छोटे जमींदार, इन्हीं के कंधों पर क्रांति चल रही थी, जबकि अन्य जमींदार और रजवाड़े जो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, ना कि इन रजवाड़ों की या जमींदारों की। तो इन सब कारणों से ये ज़्यादा दिन तक ये क्रांति नहीं चल पाई, और यही हमारे क्रांति की असफलता के कारण थे। फिर आता है संगठन का अभाव था। बिल्कुल संगठन का अभाव था, एकता की कमी थी, कोई तालमेल नहीं था, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि स्थितियां क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक करके इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है 5वां, कुछ भारतीय वर्गों का के समर्थन का अभाव, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, पढ़ने लिखने लग गए थे, अंग्रेजी के जानकार हो गए थे। इसको क्या बोलते हैं? मध्यम वर्ग, जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने इस क्रांति में कोई भाग नहीं लिया।
क्योंकि कुछ जमींदारी वर्गों द्वारा उनके स्वार्थ व हितों के कारण भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया गया, ये भी हमने बताया था। क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के जो लोग थे, ये चाहते थे कि अगर ये विद्रोह नहीं दबाया गया तो ये कहीं ना कहीं पहले जैसी जो राजाओं वाली स्थिति थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया, कुछ किसान वर्गों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो जमींदारों का विद्रोह है, क्यों जमींदार भी किसान का खून चूसते थे, तो इसलिए किसानों ने और मजदूरों ने इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए विद्रोह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। फिर क्या कारण था? उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव। पता ही नहीं था उद्देश्य क्या होगा, कौन राजा बनेगा, ये क्रांति कहाँ जाएगी, क्या चेंजेज होंगे। सबके अपने अपने क्या थे? व्यक्तिगत हित थे, कोई राष्ट्रीय हित नहीं था। सबके अपने व्यक्तिगत हित थे। किसी के रजवाड़े छीन लिए गए थे, किसी की जमींदारी छीन ली गई थी, किसी के राज्य को हड़प लिया गया था हड़प नीति के तहत। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। नाना साहब का पद चला गया था पेशवा का। बेगम हजरत महल अपने पद को प्राप्त करना चाहती थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो दत्तक पुत्र थे उनको सत्ता नहीं मिल पा रही थी। बाबू कुंवर सिंह फिर से जमींदारी व्यवस्था को उभरते हुए देखना चाहते थे। तो सबके अपने अपने उद्देश्य थे, कोई समान उद्देश्य नहीं था। तो समान उद्देश्य की स्पष्टता की कमी साफ इस क्रांति में देखने को मिलती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ, ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस क्रांति के परिणाम क्या हुआ। दोस्तों, ये क्रांति हुई जुलाई में। ठीक है, क्रांति हुई 1857 की क्रांति। ठीक है, जुलाई तक इसको दबा दिया गया बहुत सारी जगहों पे। फिर होती है 1858 में महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा होती है और वो आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला परिवर्तन तो यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। अब जो भारत का शासन था वो अंग्रेजी हुकूमत यानी कि अंग्रेजी ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अब आ गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चला रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसकी बागडोर जो थी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इनको बोला गया बेटा तुम व्यापार ही करो, अब तुम नहीं चला पाओगे शासन। ठीक है, फिर क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? हड़प नीति का समापन कर दिया गया। ये घोषणा की गई कि आगे से किसी भी रियासत को जो अंग्रेजी कंपनी में नहीं मिलाया जाएगा, ब्रिटिश भारत में नहीं मिलाया जाएगा। इस नीति को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। तीसरा कारण क्या था? देसी रियासतों की जो स्थिति थी वो पूर्ववत बनी रही। अब जो देसी रियासतें जो जितनी मिल गई थी वो मिल गई थी, बाकी जो देसी रियासतें थी उनके जो अधिकार हैं वो पहले की तरह ही बने रहे। उन देसी रियासतों की जो स्थिति थी फिर से पहले की तरह कर दी गई, बहुत सारी देसी रियासतों की स्थिति। सैन्य व्यवस्था में बदलाव किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सैनिक विद्रोह था। अब क्या किया गया? पहले ये अनुपात 1:5 था, 5 भारतीय सैनिक होते थे, 1 ब्रिटिश सैनिक होता था। अभी इस अनुपात को 2:5 कर दिया गया, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों पर 2 ब्रिटिश सैनिक रखे जाने की मंजूरी दी गई। साथ ही साथ क्या किया गया? बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सैनिक थे उनको, जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनको कहा गया कि ये सैनिक जो हैं ये क्या है, लड़ाई के योग्य नहीं है। जबकि कुछ लोगों को, खासकर सिख और गोरखा सैनिकों को क्या भर्ती की जाने लगी। नेपाल से गोरखा सैनिकों की, पंजाब से सिख सैनिकों की भर्ती की जाने लगी और काफ़ी भेदभाव हुआ इस आधार पर कि ये लड़ाकू सैनिक हैं। इस तरह से इनका महिमा मंडन किया गया और इनका महिमा मंडन नहीं किया गया कि ये लड़ाकू सैनिक हैं और ये लड़ाकू सैनिक नहीं हैं। और धीरे धीरे जाति पर आधारित रेजिमेंट बनने लगी। फिर क्या हुआ? जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जो भारत सचिव का पद यहीं से निकल के आता है 1858 में। 1858 में भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया गया। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की जो मंत्रिपरिषद थी वो गठित की जाने लगी। किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव की। ठीक है, मुगल वंश का अंत हो गया। ठीक है,
1526 में आया था। पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की सत्ता भारत में काबिज होती है, लेकिन अब क्या हुआ, मुगल वंश का अंत कर दिया गया और बहादुर शाह जफर जो थे उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पे दोस्तों, आज के बर्मा में, आज का जो म्यांमार है वहाँ पर निर्वासित कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब जो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं से जुड़े हुए, उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, जो सुरेंद्र नाथ सेन थे उन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। पहले ये जो पुस्तक थी पहले आरसी मजूमदार से लिखवाई जानी थी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीयों ने समझा, खासकर पंडित नेहरू ने, कि ऐसी कोई किताब लिखी जानी चाहिए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो पहले तो प्रस्ताव भेजा गया आरसी मजूमदार को, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर सुरेंद्र नाथ सेन से ये पुस्तक लिखवाई गई और उन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1857 पुस्तक किसने लिखी। दूसरा क्या प्रश्न बनता है, उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, पामस्टन। पामस्टन जो था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और विक्टोरिया जो थी वो महारानी थी, ठीक है, रानी उस समय, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है, तीसरा पॉइंट क्या है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। डलहौजी कब से कब तक रहा, 1848 से 56 तक रहा, और 56 में कौन आ गया था, 56 में लॉर्ड कैनिंग आ गया था। तो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और जो विद्रोह खत्म हुआ तो पहला वायसराय भी इसी को बनाया गया, भारत का पहला वायसराय, ठीक है, ये बना। क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय इसका वास्तविक नाम था और कॉमनली इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने मुख्य रूप से सेनापति कौन था, कैंपबेल। बहुत सारी जगह ये मिल जाएगा, जो स्वयं नेतृत्व कर रहा था, इसने विद्रोहियों को दबाने में काफ़ी मदद की अंग्रेजों की। 1857 की क्रांति में भारतीयों द्वारा इस क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। इनका जो कम्युनिकेशन का जो साधन था वो कमल और रोटी था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा लेक्चर आज ख़त्म होता है। हमने बात की कि किस तरह से 1857 की क्रांति शुरू होती है, उसके क्या कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे कारणों पर चर्चा की। फिर इसके स्वरूप को जाना कि किस तरह क्रांति आगे बढ़ती है। फिर हमने इसके असफलता के कारण जाने, इन सब बातों को समझा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।